जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मई 2024 का सार संग्रह देख रहे हैं। सार संग्रह, ठीक है। सार संग्रह जो है इस वीडियो में कवर किया गया है। तो चलिए, सबसे पहले आपको बोलेंगे, एक मोटिवेशन लाइन से शुरू करेंगे कि वो मंजिलें भी सर झुका देगी, कि वो मंजिलें भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर, जब किताबों के संग तेरी यारी होगी, जब किताबों के संग तेरी यारी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में 130 क्वेश्चन दिया गया है और लेटेस्ट ये मई मंथ का करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स नहीं है और आने वाले एग्जाम पॉइंट भी उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो साबित होगा, जिसके अंतर्गत में जीके जीएस महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको डाल दिया गया है। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। उसे शुरू करने से पहले आपको बोलेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक मिलता रहे। और पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि साहित्यिक कीर्तिक में अलवर संत विष्णु चित्त का जीवन वृत्तांत, उनके द्वारा प्रतिपादित वैष्णव दर्शन तथा उनकी दत्तक पुत्री गोदा और भगवान रंगनाथ के बीच में परिणय का वृत्तांत मिलता है। स्वरोचित संभव में इसकी जानकारी मिलती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राचीन भारत के संदर्भ में कर्णपर्ण कर्षपर्ण क्या है? तो यह साधारणतः प्रचलित मुद्रा हुआ करता था। कर्षपर्ण जो था यह साधारणतः प्रचलित मुद्रा हुआ करता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदाय का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य से प्राप्त होता है? तो ब्रह्मजाल सूत्र से प्राप्त होता है। दोस्तों, बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख बौद्ध के साहित्य से प्राप्त होता है। उस साहित्य का नाम क्या है? ब्रह्मजाल सूत्र से मिलता है। ब्रह्मजाल सूत्र से मिलता है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका जाति मतलब कि धर्म, संप्रदाय या जाति नहीं पूछे, नहीं कहते हैं जाति न पूछो शादी को पूछ लीजिए ज्ञान। यह किसका स्टेटमेंट है? तो ये कबीर का स्टेटमेंट है। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था? तो ध्यान रखेंगे, जगत गुरु की उपाधि से जैन आचार्य जो है अकबर के द्वारा सम्मानित किया गया था। जगत गुरु के हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि से अकबर के द्वारा ये उपाधि से सम्मानित किया गया था। वैदिक काल में किस व्यवसाय में स्त्री की संज्ञा पेशकशी थी? तो ये आपको वैदिक काल में पूछ रहा है कि स्त्रियों की सबसे ज़्यादा पेशकशी किस क्षेत्र में काम किया करते थे? तो यह सिलाई बुनाई का काम किया करती थी। वैदिक काल में महिलाएं सिलाई बुनाई का काम किया करती थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस विद्वान ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का बर्जयान संप्रदाय का स्थापना किया था? भाई, तो यह तिब्बत में बौद्ध धर्म के बर्जयान संप्रदाय की स्थापना आपको पद्म संभव ने आपको तिब्बत में बर्जयान संप्रदाय की स्थापना किया था। किस ग्रंथ में वर्णित है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था? परिशिष्ट पर्वन में आपको इस ग्रंथ में अंतिम दिनों में लिख के बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य यह अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। परिशिष्ट पर्वन में इसकी जानकारी मिलती है। दिल्ली में खैरोल मनाजिल की स्थापना किया गया था। माहम अनगम के लिए किया गया था। माहम अनगा के लिए खैरोल मनाजिल की स्थापना किया गया था दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। शिवाजी के अष्टप्रधान में से लगभग सभी मंत्री युद्ध में भाग लेते थे, सिवाय 2 के ये कौन थे? तो इसमें पंडित राव और न्यायाधीश। शिवाजी के अष्टप्रधान में लगभग सभी मंत्री युद्ध में भाग लेते थे, सिवाय 2 के ये 2 थे। तो पंडित राव और न्यायाधीश। ये हिस्ट्री की बातें क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हैंड्स फॉर सेल्फ कल्चर यह पुस्तक किस भारतीय क्रांतिकारी के द्वारा लिखा गया था?
तो लाल हरदयाल के द्वारा हैंड्स फॉर सेल्फ कल्चर पुस्तक लिखा गया था। लाला हरदयाल के द्वारा, ये गदर पार्टी के संस्थापक थे, उन्हीं के द्वारा हैंड्स फॉर सेल्फ कल्चर पुस्तक लिखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित किया गया था? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में काकोरी कांड 1925 में हुआ था, है ना, 1925 में रोशन सिंह को फांसी हुआ था। तो उसको बचाने के लिए किसके अध्यक्षता में एक समिति गठित किया गया था? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया, दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? तो रफीक जकारिया, है ना। डिवाइड इंडिया पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद। तो द मैन हु डिवाइडेड पुस्तक किसने? तो रफीक जकारिया के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। द मैन हु डिवाइडेड पुस्तक रफीक जकारिया, इसको याद रखेंगे हमेशा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अपनी फांसी से पूर्व क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दूध को अस्वीकार कर दिया और बोला हुआ था मैं अब केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? यह स्टेटमेंट जो है किस क्रांतिकारी का है? तो राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुए कातिल कितने है। तो ये आपको राम प्रसाद बिस्मिल का यह स्टेटमेंट था कि जब उनसे पीने के लिए पानी मांगा गया था तो उसको दूध दिया गया, तो इन्होंने कहा कि हम इनकार कर दिया और बोला कि मैं अब केवल अपनी माँ का ही दूध लूँगा। राम प्रसाद बिस्मिल का ये स्टेटमेंट था। किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना का पुरस्कार बोला है? तो महात्मा गांधी के गांधी इरविन समझौता को सांत्वना का पुरस्कार किसने बोला है? एलन कैंपबेल जॉनसन के इसने बोला है। सांत्वना का पुरस्कार गांधी इरविन समझौता को सांत्वना का पुरस्कार बोला एलन कैंपबेल जॉनसन ने बोला हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बीजी तिलक के सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत किया था और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? मैक्स मुलर। बहुत अच्छी बात है। मैक्स मुलर ने क्या बोला था? बीजी तिलक के सजा के पश्चात आपको एक दया भावना वकालत किया हुआ था, कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। मैक्स मुलर का स्टेटमेंट था, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, ये आपको अमृतसर अधिवेशन 1919 में आपको ध्यान रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भाग लिया था किस कांग्रेस के अधिवेशन में? तो आपको अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा जो भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1942 में बम्बई के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्ताव को पारित किया था। जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया हुआ था। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति का जनक? तिलक जो है भारतीय अशांति का जनक था। वेलेंटाइन चिरोल के द्वारा आपको ये भारतीय अशांति का जनक तिलक को बोले हुए थे, वेलेंटाइन चिरोल ने बोले हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बम्बई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 में किया गया था। बम्बई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 में किया गया था। इलाहाबाद की स्थापना 1888 में किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकते हैं। आर्टिकल 61 में बताया गया है। किस आर्टिकल में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो संघ की भाषा क्या होगी? हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी। ये आर्टिकल 343 में 343 है ना, 343 में 343 में आपको संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 343 में इस बात को बताया गया है। भारतीय संविधान की संप्रभुता प्रतिबिंबित है, न्यायिक समीक्षा में प्रतिबिंबित है। तो भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबिंबित दिखाई देती है, न्यायिक समीक्षा के सामने दिखाई देती है, न्यायिक समीक्षा में ये दिखाई देती है। भारत में द्वय सदनात्मक व्यवस्थापिका
को किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय व्यवस्थापिका को किस अधिनियम में देखा गया था? 1919 के अधिनियम में देखा गया था। राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार संघ और गैर हिंदी राज्यों के बीच संचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए था? तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए था। तो राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार संघ की गैर हिंदी राज्य के बीच में संचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए तो आपको अंग्रेजी भाषा की ये बात को बताया गया था। संविधान 103वां अधिनियम 2019 ने भारत के संविधान के किस भाग में संशोधित किया है? तो आपको मौलिक अधिकार में संशोधित किया है। तो संविधान के 103वां अमेंडमेंट 2019 में संविधान के किस भाग में संशोधित किया गया? तो मौलिक अधिकार में संशोधित किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र किस के कार्य क्षेत्र में आता है? तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र किसके अंतर्गत में काम करता है? तो केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत में काम करता है। तो लक्षद्वीप जो है किसके अधिकार क्षेत्र में काम करता है? तो केरल हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में काम करता है। किस वित्त आयोग के आधार पर भारत संघ के किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है? तो आपको 15वें वित्त आयोग के आधार पर। किस वित्त आयोग के आधार पर भारत संघ के किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है? 14वें वित्त आयोग के आधार पर नहीं दिया जा सकता है। किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसको कितने समय में सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए? तो आपको 24 घंटा के सामने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो मजिस्ट्रेट के सामने तो 24 घंटा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, लेकिन आने जाने का समय उसमें काउंट नहीं होता है। संविधान के किस संशोधन में प्रशासनिक न्यायाधिकरण जोड़े गए हैं? तो 42वें संशोधन के द्वारा। संविधान के किस संशोधन में प्रशासनिक न्यायाधिकरण जोड़े गए हैं? प्रशासनिक न्यायाधिकरण जोड़े गए भाई। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रशासनिक न्यायाधिकरण जोड़े गए थे। अब बात करते हैं भारत और संविधान का भूगोल पर चर्चा करते हैं। पेनाइन यूरोप और अपलेशियन अमेरिका, अरावली भारत का उदाहरण कैसा है? तो पेनाइन, अपलेशियन पर्वत और अरावली पर्वत किस पर्वत का उदाहरण? तो पुरानी पर्वत श्रेणी में आता है। ये सब हो गया है ना। तो पेनाइन हो गया, अल्पेशियन हो गया, अरावली पर्वत ये किसका है? तो ध्यान रखेंगे पुरानी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत में आती है। ड्रैकेंस वर्ग पर्वत कहाँ स्थित है? तो आपको दक्षिण अफ्रीका में। ड्रैकेंस वर्ग पर्वत पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो आपको दक्षिण अफ्रीका में। भारत और म्यांमार की सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियाँ कौन हैं? तो लुसाई, पटकाई, अराकमा-योमा। भारत और म्यांमार की सीमा के जो है निर्धारित करने वाले 3 पर्वत श्रेणी कौन है? लुसाई पर्वत हो गया, पटकाई हो गया, अराकमा-योमा पर्वत जो है भारत और म्यांमार के सीमा के बीच में ये पर्वतों का निर्धारण किया जाता है। इन्हीं पर्वतों के द्वारा निर्धारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोंकण रेलवे जोड़ता है किसको? रोहा महाराष्ट्र से आपको मंगलोर कर्नाटक को जोड़ता है। कोंकण रेलवे जो आपको महाराष्ट्र और आपको कर्नाटक को जोड़ता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत का वह कौन सा संघ शासित प्रदेश है ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं परंतु उनके किसी भी जिले की सीमा उनके किसी अन्य राज्य की सीमा से नहीं लगता है? तो पुडुचेरी ऐसा जो है केंद्र शासित प्रदेश है जिनके 4 जिले उनके किसी भी जिले से और उनकी अन्य किसी भी जिले से टच नहीं करता है, आपको पुडुचेरी है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर दोस्त चलते हैं। किस हिमालयी चोटी को सागरमाथा के नाम से आपको माउंट एवरेस्ट को बोला जाता है? सागरमाथा को माउंट एवरेस्ट के बोला जाता है। क्याल क्या है भाई? क्याल क्या है? तो केरल की लैगून झील है। क्याल जो है आपको केरल के लैगून झील को क्याल बोला जाता है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समान दिशा क्या है? तो आपको दक्षिण से पूर्व और उत्तर से पूर्व में है। दक्षिण से पश्चिम और उत्तर से पूर्व की तरफ है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून में प्रवाह समानता दिशा दक्षिण से पश्चिम और उत्तर से पूर्व की तरफ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाले धूल भरी आंधी के लिए उत्तरदायी क्या है? कुछ स्थानों पर संवहनीय
धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है, जिसके वजह से आपको मई जून महीने में आपको राजस्थान महीने में आपको धूल भरी आंधी चलती है। कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है, जिसके वजह से यहाँ पर आंधी तूफान आने की संभावना हमेशा रहती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलती है? किस पहाड़ी पर जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलती हैं वह नीलगिरी पहाड़ी पर मिलती है। नीलगिरी पहाड़ी पर मिलती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला टॉपिक है पर्यावरण और जैविक विविधता से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक उदाहरण उत्पादक है जो प्राप्त होता है जलाने से, तो कोयले से, कोयला को जो होता है, तो ध्यान रखेंगे फ्लाई ऐश एक ऐसा प्रदूषक है जो प्राप्त होता है जो जलाने से, जो कोयला के कोल को जलाने से आपको पत्थर के कोयला के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं। प्रतिष्ठित जो है टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में टायलर पुरस्कार दिया जाता है। टायलर पुरस्कार पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो ये आपको पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छेद हेतु न्यूनतम संतुलन भूमि कितना चाहिए? 33% चाहिए। मन की भूमि पर जो है पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए वृक्षों का कितना % चाहिए भाई? 33% चाहिए। 33% यही क्वेश्चन था। अपने प्रदूषकों के कारण वह कौन सी नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं दोस्त? तो आपको दामोदर नदी को जो है, दामोदर नदी बहुत ही गंदा हो चुका है और जिसके चलते इसको जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। जैविक मरुस्थल के नाम से दामोदर को बोला जाता है। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की प्रयुक्त सांद्रता कितनी मापी जाती है? तो आपको उसकी सांद्रता मापी जाती है 278 ppm में, है ना। 278 ppm 0.03% में मापी जाती है। बहुत अच्छी बात है। तो वायुमंडल में प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उपयुक्त में से किस सांद्रता से मापी जाती है? तो 278 ppm के 0.03% में मापी जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी है। नैरोबी जो है यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी का मुख्यालय कहाँ? तो नीरी का मुख्यालय नागपुर। 9 से नागपुर। नीरी का मुख्यालय पूछेगा तो नागपुर में है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो ध्यान रखेंगे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में पहली परियोजना स्कीम कौन थी? तो नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हुआ करता था। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। आहार श्रृंखला में पादपों के द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है तो 1% होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आहार श्रृंखला में पादपों के द्वारा जो सौर ऊर्जा कितना % होता है? तो 1% होता है भाई। 1% का भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहाँ पर सबसे अधिक गंभीर है? तो एक ही क्षेत्र या निके में पैदा होने वाले निकट संबंधी प्रजातियों में आपको भोजन, प्रकाश और स्थानों पर क्या होता है? प्रतिस्पर्धा देखा गया, गंभीरता। एक ही स्थान पर नेक में पैदा होने वाली निकट संबंधी प्रजातियों का ये संघर्ष के चलते ये प्रतिस्पर्धा बनती रहती है। अब तो अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। स्वावलंबन कार्यक्रम, जिसे पहले नॉरेड महिला आर्थिक कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था, इसे समूचे भारत में कब शुरू हुआ था? 1882-83 में स्वावलंबन कार्यक्रम पहले नॉरेड महिला आर्थिक कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। पूरा भारत में कब शुरू हुआ था? तो 1882-83 में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा गणक, जिसे मनी मल्टीप्लायर, किसके साथ बढ़ता है? तो जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि के कारण। तो ध्यान रखेंगे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक किनके साथ बढ़ता है? तो जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि के चलते ये बढ़ता है। चलिए
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रुपया की परिवर्तनीय से क्या तात्पर्य है? रुपया की परिवर्तनीय से क्या तात्पर्य है दोस्त? तो रुपया को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं में रुपये में परिवर्तन किए जाने की स्वतंत्रता को अनुज्ञा प्रदान करता है। तो ये आपको रुपये परिवर्तन की तात्पर्य है। आयात की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। आयात की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो मेट की रसीद से आयात की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो मेट की रसीद से आपको आयात की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अटल नवोन्मेषण मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो ऑटो नवोन्मेषण मिशन जो है कि यह किस विभाग के यह कार्यक्रम है? तो आपको नीति आयोग का यह कार्यक्रम है। निजी क्षेत्रों में साझा कोष है ना, निजी क्षेत्रों में साझा कोष को भारत में अनुमति मिलती है। तो कब मिला हुआ था निजी क्षेत्र में साझा कोष की? है ना, म्यूचुअल फंड, इसी को बोलते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड को भारत में अनुमति कब मिला हुआ था? 1993 में मिला था। म्यूचुअल फंड की शुरुआत जो है निजी क्षेत्र में साझा करने के लिए 1993 में शुरू किया गया था म्यूचुअल फंड। साख पत्र LC दिया जाता है। साख पत्र जो होता है, साख पत्र दिया जाता है निर्यातकर्ता के द्वारा। क्वेश्चन पूछेगा साख पात्र किसके द्वारा दिया जाता है? तो निर्यातकर्ताओं के द्वारा दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो आपको प्राकृतिक संसाधन पर यह विषय है। तो ध्यान रखेंगे, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता है ना का विषय है? तो आपको प्राकृतिक संसाधन का यह विषय है। तो ब्रिक्स देशों के द्वारा वह कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ब्रिक्स के द्वारा जो है वह कौन सा बैंक में स्थापित किया? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में स्थापित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बिमल जलाल पैनल गठित किया गया। तो नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों को सूक्ष्म परीक्षण करने के लिए RBI के द्वारा बिमल जलाल पैनल गठित किया गया था। क्यों किया गया था बिमल जलाल पैनल दोस्त? कि नए बैंकों को लाइसेंस देने के लिए आवेदन पत्रों को सूक्ष्म टेस्ट करने के लिए, परीक्षण करने के लिए आपको बिमल जलाल पैनल गठित किया गया था। इकोनॉमिक्स के बाद अब बात करते हैं सामान्य विज्ञान और तकनीकी, IT सेक्टर में भी बात करेंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाहिने चलने पर तत्व का धात्विक गुण क्या होगा? तो घटेगा। तो बाएं से दाहिने चलिएगा तो आवर्त सारणी में बाएं से दाहिने जाइएगा तो आपको धात्विक गुण क्या होगा? तो घटता है। ब से बाएं से जाइएगा घटेगा। बाएं घटिए बाएं से घटेगा। दूध को दही से खट्टा किसके चलते उदाहरण है? तो आपको किण्वन का चलते हैं। तो दूध से दही बनना है तो लैक्टिक अम्ल के चलते होता है, लैक्टोबैसिलस के चलते है ना। दूध से दही बनना लैक्टोबैसिलस के चलते हैं। और दूध को दही के रूप में खट्टा का कारण क्या है? तो किण्वन के चलते खट्टा। सौर ऊर्जा ग्रहण करने हेतु तो सोलर कुकर में आमतौर पर किसका प्रयोग किया था? सौर कुकर में जो है किसका आमतौर पर प्रयोग किया था? तो दर्पण का प्रयोग किया था। सौर कुकर में जो है किस दर्पण का प्रयोग किया था? तो आपको ध्यान रखेंगे उत्तल दर्पण का, नहीं अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सौर कुकर में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया किस कारण से होता है? तो वातावरणीय परिवर्तन के चलते तारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया किस कारण से होती है? तो वातावरणीय अपवर्तन के चलते होती है। नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होती है? नाभिकीय विखंडन किसके संघात के चलते होती है? तो ये आपको न्यूट्रॉन के चलते होती है। नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होती है? तो न्यूट्रॉन के चलते होते हैं, न्यूट्रॉन के चलते। प्रतिध्वनि का क्या कारण है? प्रतिध्वनि के कारण क्या है भाई? तो ध्वनि का परिवर्तन जो है प्रतिध्वनि का कारण है। तो प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो ध्वनि का परिवर्तन है। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। एंटीबायोटिक जिसको क्या बोलते हैं? प्रतिजैविक। एंटीबायोटिक होता है क्या? जीवों के द्वारा जो संश्लेषित यौगिक
जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि का संदम करना, उसको नष्ट कर देना, उसकी प्रक्रिया, उसकी जो है वृद्धि को रोक देना, या ये आपको एंटीबायोटिक का काम है। पेट्रीफेक्शन और इम्प्रेशन और कंप्रेशन प्रकार है क्या, जो जीवाश्म का प्रकार है। पेट्रीफेक्शन और इम्प्रेक्शन और कंप्रेक्शन क्या है, तो आपको जीवाश्म का, ये जीवाश्म का प्रकार है। सीट वर्म किस कृमि का दूसरा नाम है भाई? पिन वर्म का दूसरा नाम है। सीट वर्म जो है पिन वर्म का दूसरा नाम है। पादकों में द्विवृद्धि सेकंड ग्रोथ का अर्थ क्या है? पादकों में जो है सेकंड ग्रोथ का क्या अर्थ होता है भाई? पार्श्व विभाजित है ना, पार्श्व विभाजोतक की क्रिया से द्वितीय सेकेंडरी ऊतक का बनना। पार्श्व विभाजन के चलते आपको सेकेंडरी ग्रोथ होता है। पार्श्व विभाजन करते चलने पादकों की सेकेंडरी ऊतकों का निर्माण होता है। चलिए अब बात करते हैं शिक्षा और बाल विकास, है ना। शिक्षा और बाल विकास पर चर्चा करते हैं। ये टीचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। AFIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है भाई? जो आपको फेल्डर है, फेल्डर जो है फेल्डर, तो ध्यान रखेंगे फेल्डर के द्वारा क्या संबंधित किया गया फेल्डर का। चलिए सुनिएगा। FIACS है ना, यह किससे मूल रूप से संबंधित है? तो फेल्डर से संबंधित है। तो ये F से यहाँ से याद रखेंगे। F से क्या होगा? फेल्डर। F से फेल्डर, तो ऐसे याद कर सकते हैं लॉजिक के साथ। प्रासंगिक अंतर्बोधन प्रशिक्षण क्या है? प्रासंगिक अंतर्बोधन प्रशिक्षण क्या है? प्रशिक्षण क्या है भाई? परीक्षण क्या है? तो प्रासंगिक अंतर्बोधन प्रशिक्षण क्या है? व्यक्तित्व मापन की स्वक्षेपी तकनीकी है ना। किसी व्यक्ति को बस जजमेंट कर सकते हैं, तो ये जो है व्यक्ति का मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है, प्रक्षेपी प्रक्रिया है। प्रासंगिक अंतर्बोधन प्रशिक्षण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सृजनात्मक के तत्व के संबंध में सही क्या है? सृजनात्मक तत्व के संबंध में सही क्या है? प्रवाह है, विविधता है और मौलिकता है और विस्तारण है। ये आपको सृजनात्मक तत्व के संबंध में प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। कल्पना कीजिए आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक है ना, महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं। आप कक्षा अध्यापक के विषय में अत्यंत ऊंचा आदर्श रखते हैं, किंतु आपका कठिन परिश्रम कारगर नहीं होता है। तो किस समस्या के पीछे इस समस्या के पीछे कारण हो सकता है? किसका कारण हो सकता है? आपके शिक्षण का स्तर विद्यार्थियों की क्षमता से अधिक ऊंचा है ना, तो ये बताया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, अपपठन या डिस्लेक्सिया क्या है? तो डिस्लेक्सिया एक अभिगम विकलांगों का जिसका प्रकटीकरण मुख्य रूप से वाणी या लिखित के दृश्य आंकन की कठिनाई के रूप में होता है, और यह समस्या विशेष तौर पर मनुष्य निर्मित लेखन प्रणाली को पढ़ने से होता है। अब बस समझिएगा, अब आपको बताते हैं। इतना दे दिया गया। डिस्लेक्सिया क्या है भाई? तो मान के जो विकलांग जो होता है उसको पढ़ने में कठिनाई होती है, उसी के लिए आपको डिस्लेक्सिया शब्द का प्रयोग किया गया है। बस इतना बात समझिएगा। किसने कहा है कि नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? तो आपको किसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया? H.G. बर्नौट के द्वारा दिया गया था। H.G. बर्नौट के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। तो H.G. बर्नौट ने क्या स्टेटमेंट दिया था? नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। H.G. बर्नौट का ये
स्टेटमेंट था, ये कथन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस मनोविज्ञान ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होती है? तो जीन पियाजे ने बोला था, जीन पियाजे ने बोला हुआ था। जीन पियाजे ने बच्चों का चिंतन और वयस्कों का चिंतन अलग होता है, इस बात को कौन अलग किया हुआ था, किसने बताया होता? तो जीन पियाजे ने यह स्टेटमेंट दिया था। लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है वह एक विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्राणी को सक्रियतापूर्ण बनाए रखने से आपको धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षा रहता है। ये आपको क्या हो जाएगा? तो सामाजिक क्रम व्यवस्था है। सामाजिक क्रम व्यवस्था जो है यह किसके द्वारा बताया गया था? लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। सामाजिक क्रम व्यवस्था किसने ये बताया हुआ था? तो लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा बताया गया था सामाजिक क्रम व्यवस्था। अगले बात करते हैं कोहल वर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों के नैतिक मूल्य पैदा कर सकता है। कोहल वर्ग के द्वारा क्या बोला गया था? एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य पैदा कर सकता है, एक बच्चों में नैतिक शिक्षा मूल्य पैदा कर सकता है, कोहल वर्ग का है। तो नैतिक मुद्दे पर विचार विमर्श में उसको शामिल करके तब ना नैतिक बातें करेंगे। तो आपको जैसे कि नैतिक मोरल शिक्षा क्या होती है? मान कि आप समय से बाबू पढ़ो, समय से स्कूल जाओ, आपको टास्क दिया गया है तो आप पढ़ना है, आपको याद करना है, अपने समाज का नाम करना है, तो ये आपको नैतिक शिक्षा है। तो इस बात को कौन बोला था? कोहल वर्ग ने बोला था। तो इस बात को क्या था? आप सामाजिक के विचार विमर्श पर उसको सौंप दीजिए तो उसको नैतिक मूल्य में बच्चा समझ लेगा। पियाजे ने बाल और उनके वातावरण के माध्यम चलने वाली परस्पर क्रिया के द्वारा निर्मित समतुल्यन को क्या कहा गया है? तो अनुकूलन कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, अनुकूलन क्या कहा गया भाई? पियाजे ने बाल और उनके वातावरण के माध्यम से चलने वाले परस्पर क्रिया के द्वारा निर्मित समतुलता को क्या कहा गया? तो अनुकूलन कहा गया है। तो जैसे भी बच्चे के अनुकूल अगर पढ़ाई के माहौल में रहता है तो आपको अच्छा करेगा, अगर संगत उसका गलत है तो गलत करेगा, तो ये आपको अनुकूलन होगा। यह अनुकूलन वाला सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे ने दिया था। चलिए बात करते हैं आपको प्रसारण, संप्रेषण और संचार से ये क्वेश्चन हो गए। देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन, वो कौन से आगे झुकने के धनात्मक व्यक्तित्व संकेत के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? तो एकाग्रता को बताता है। एकाग्रता को क्या बताता है? कौन आगे झुकने के पॉजिटिव व्यक्तित्व संकेत देता है? तो आपको एकाग्रता को, ये आपको व्यक्तित्व को बोलते हैं। इसको स्किल डेवलपमेंट के बारे में बोलते हैं। मानिए किसी आगे के सामने आपको झोंकते हैं तो ये पॉजिटिव थिंकिंग है। तो व्यक्तित्व का क्या बात है? एकाग्रता। आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समाधान की शैली में से कौन बचकर निकलने की शैली की रूप से जाना जाता है? दूसरों की रुचियों को संतुष्ट करना जबकि खुद की रुचि को अपेक्षित करना। यही आपके द्वंद्व समाधान शैलियों को में से कौन बचकर निकलने की शैली के रूप में जाना जाता है? तो दूसरों की रुचियों को संतुष्ट कर दीजिएगा, लेकिन खुद की रुचि को क्या अपेक्षित कर देना। यही आपको द्वंद्व समाधान है। यही हो गया द्वंद्व समाधान। नहीं कहते हैं अपना समस्या देखना ही है, दूसरे का समस्या देखना कर दिया, चले हैं दूसरों को समझाने। यही आपको द्वंद्व समाधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकार्यों और स्तरों से परे जाता है वो क्या है? विकर्ण संप्रेषण बोला जाता है। अंतः व्यक्तित्व संप्रेषण के प्रतिमानों में से किसमें संबंध संप्रेषण होता है? परंतु प्रत्येक व्यक्ति के पास विभिन्न क्षेत्रों पर प्राधिकार भी होता है।
तो इसको बोलेंगे संतुलित विभाजन प्रतिमान, संतुलित विभाजन प्रतिमान बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पर चल देंगे। वैध मानक आकार के निक्षेप न्याय वाक्य में यदि मुख्य पद निष्कर्ष में व्यक्त है तो उसे प्राप्त होता है। तो मुख्य आधार व्यक्त में मुख्य आधार वाक्य में यह बहुत बोली जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है। कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है क्रोनेमिक्स के रूप में कालिक संप्रेषण को अध्ययन क्रोनेमिक्स के रूप में जाना जाता है। ऊर्ध्वगामी संप्रेषण का निस्पंदन क्या है? संघात्मक मौन का उदाहरण है। अंतर व्यक्तित्व संचार में पक्षकार कौन है? तो एक दूसरों के अंतर व्यक्तित्व संचार में पक्षधर का महत्व क्या है? एक दूसरे में व्यक्तित्व संचार बाधकों को दूर करने के लिए उपयोग करना। यथा समय संप्रेषण। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में कला रंग मृत्यु का प्रतीक, जबकि सुदूर पूर्व में श्वेत रंग मृत्यु का प्रतीक। संचार में किसी बाधा को प्रदर्शित करता है, तो आपको सांस्कृतिक बाधा का प्रतीक होता है ना। मृत्यु आपको देखा भारतीय कला में आपको मृत्यु का प्रतीक माना गया। आपको सुदूर पूर्व देशों में आपको श्वेत को मृत्यु का प्रतीक, मतलब कि संचार क्षेत्र में बाधा का प्रतीक आपको सांस्कृतिक बाधा के रूप में इसको बोला गया है। चलिए स्किल डेवलपमेंट से थोड़ा सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं दोस्त खेल कूद से इंपॉर्टेंट फैक्ट में। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में 7। वाटर पोलो में कितना होता है? वाटर पोलो 7। वाटर पोलो में संख्या क्या होता है? खिलाड़ियों के 7 होती है। पोलो के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आपको 4 होती है। पोलो के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो पोलो में 4। तो ऐसे भी घर में पोल कितना होता है? 4 को पोल होता है ना भाई, 4 को पोल होता है। तो पोलो में 4, पोलो 4। और वाटर पोलो है, वाटर 7 है ना, वाटर पोलो के 7 होता है ना, वाटर पोलो 7 होता है। बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितना? बेसबॉल में 9, बेसबॉल में 9 होता है। चलिए आगे क्वेश्चन पर देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष में ओलंपिक में हिस्सा लिया था? भारत जो है पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था? 1900 में भाग लिया था। 1900 में ओलंपिक में भारत ने भाग लिया था। कब? 1900 में भाग लिया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। 2021 में आयोजित किए गए ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक वो कौन सा संस्करण था? तो 32वां संस्करण था। 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो में आयोजित किया गया था। कौन सा था? 32वां संस्करण था। 2021 में टोक्यो ओलंपिक 32वां संस्करण था। भारत ने ओलंपिक में 1900 में भाग लिया था। ओलंपिक में सर्वप्रथम शुभंकर का प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो 1968 में मैक्सिको सिटी में किया गया था। ओलंपिक में सर्वप्रथम शुभंकर का प्रयोग जो है 1968 मैक्सिको सिटी में किया गया था। ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन। ओलंपिक में सर्वप्रथम शुभंकर जो है मैस्कोट का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? 1968 में मैक्सिको सिटी में। देखते हैं ना, शुभंकर का प्रयोग किया जाता है। ओलंपिक में शुरू हुआ था कब? 1968 में मैक्सिको सिटी में किया गया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में शुभंकर क्या था? मिराई टोबा था। इसका मैस्कोट क्या था भाई? 2020 का मिराई टोबा था टोक्यो ओलंपिक का। द वर्ल्ड ब्रेनलेथ हिस फिट यह किसकी जीवनी है? पुलेला गोपीचंद्र। द वर्ल्ड ब्रेनलेथ हिस फिट पुलेला गोपीचंद का यह जीवनी है, लिखा गया है। खेल दिवस मनाया जाता है भाई 29 अगस्त ध्यानचंद के जन्म दिवस पर आपको खेल दिवस मनाया जाता है। स्वाई मान सिंह स्टेडियम भाई कहाँ है? तो जयपुर में। स्वाई मान सिंह स्टेडियम कहाँ है भाई? तो स्वाई मान सिंह आपको स्टेडियम आपको जयपुर में देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं कृषि से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस क्षेत्र में किसान केवल सब्जियों के विशेषज्ञ होता है, जिस क्षेत्र में केवल किसान जो है सब्जियों का विशेषज्ञ होता है,
तो किस प्रकार की खेती को कहा, इस प्रकार की खेती को क्या कहेंगे, ट्रैक खेती बोलता है, ट्रैक खेती। अगर सब्जी के एक ही क्षेत्र में अगर कोई किसान जानकार है तो उस जानकारी को, इस खेती को क्या बोलेंगे, ट्रैक खेती बोला जाएगा, ट्रैक खेती बोला जाएगा। मिश्रित खेती, मिश्रित खेती किस प्रकार की खेती है दोस्त, तो फसल उगाना और पशु धन को बढ़ावा, मन की पशु मन की फसल को बढ़ाना और गाय पालन करना या गाय पालन करना, यही आपको मिश्रित खेती, तो भारत में मिश्रित खेती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, सामूहिक खेती किस प्रकार की खेती है। सामूहिक खेती क्या है, तो एक खेत या खेतों का एक समूह जिसमें खासकर एक साम्यवादी देश में एक इकाई के रूप में संगठित किया जाता है और राज्य पर्यवेक्षण के तहत मजदूरों के एक समूह के द्वारा प्रबंधित और सहकारी के रूप में काम किया जाता है, आपको सामूहिक खेती है। मतलब कि सभी लोग मिलकर काम करना, उसका नियंत्रण सरकार का होता है, यही सामूहिक खेती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, पेड़ों की कतारों के बीच, पेड़ों के कतारों के बीच में फसलों उगाए जाने को क्या बोलते हैं। बहुत ही अच्छा, अगर पेड़ ये गाछ जो है ना, ये आपको गाछ हो गया, इसके बीच में खेती करना, इसके बीच में खेती करना, इसको क्या बोलेंगे, तोयंग्या, तोयंग्या प्रणाली, तोयंग्या प्रणाली बोला जाता है। इसके में बीच में खेतों के आपको दो गाछों के बीच में, पेड़ों के कतारों के बीच में खेती करना, फसल को उगाना, तोयंगा प्रणाली बोला जाता है, तोयंगा प्रणाली। मृदा रहित कृषि को कहते हैं जल संवर्धन, मृदा रहित कृषि को जल संवर्धन बोला जाता है, मृदा रहित कृषि को जल संवर्धन कहा जाता है। साइकोसिल एक क्या है, साइकोसिल एक क्या है, वृद्धि रोधक है। साइकोसिल क्या है भाई, तो साइकोसिल एक वृद्धि रोधक है, वृद्धि अवरोधक है, वृद्धि अवरोधक है साइकोसिल। गेहूँ किस फसल को, गेहूँ की फसल को कितनी बार सिंचित करने की आवश्यकता होती है, मतलब कि गेहूँ की फसल को कितने बार उसको जल की आवश्यकता होती है, तो 6 बार होती है, सिंचित किया जाता है। तो गेहूँ की फसल क्या है, रबी फसल है, रबी फसल है, इस बात को ध्यान रखेंगे। रजत क्रांति, रजत क्रांति की संबंधित है, आपको अंडा उत्पादक है, रजत क्रांति आपको अंडा उत्पादन है। भूरी क्रांति आपको उर्वरक उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। गोल क्रांति आपको आलू उत्पादन हो जाएगा। पोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है आपको फलों का, पोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है फलों का अध्ययन किया जाता है। चलिए कंप्यूटर ज्ञान की बातें करते हैं दोस्त। तो एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, सेल बोलते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है उसको क्या बोलते हैं, सेल कहा जाता है, सेल कहा जाता है। पीटीटी का पूरा नाम पूछ रहा है, तो एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये क्वेश्चन पूछता है। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर तो बात करते हैं। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में कंप्यूटर की डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि होती है, तो फुल डुप्लेक्स बोलते हैं, फुल डुप्लेक्स बोला जाता है। एक ही समय में दो दिशाओं में कंप्यूटर में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा का संचार विधि को पता है, फुल डुप्लेक्स बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है उसको क्या बताया, LAN बोलते हैं, LAN बोलते हैं, LAN बोलते हैं। CPU का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा रहता है, सर्किट बोलते हैं, सर्किट लगा रहता है जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो हो चुका था। हाँ, कंप्यूटर सिस्टम को दिशा निर्देश करने के लिए विद्युत
संदेश का प्रयोग करता है जिसका नाम क्या है, तो कंट्रोल यूनिट बोला जाता है। इसको जो है भेजा जाता है उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। MS पावर पॉइंट में आप एक सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी कंपनी की प्रत्येक चिन्ह जिसे लोगो बोला जाता है किसी प्रदत्त प्रस्तुतिकरण में सभी सप्लाइड के ऊपरी दाहिने कोने में दिखाई दे। तो ऐसा करने के लिए आपको कौन सा व्यू का प्रयोग करेंगे, स्लाइड एस्कॉटर का प्रयोग करेंगे। नहीं, इस बात समझ में आ गया। जैसे कि ये लोगो हो गया ना, है ना, मान के चलिए अपने ग्रुप का लोगो है, तो यहाँ पर कोना पर इसको स्लाइड करने के लिए इसको क्या बोलेंगे, ये कोना को सजाने के लिए जो है इस स्लाइड को प्रयोग जो करते हैं, ये आपको दाहिने साइड में इसको रख देंगे तो स्लाइड एस्कॉटर बोलेंगे। इसको बोलेंगे स्लाइड एस्कॉटर के द्वारा लोगो को, है ना, दाहिने साइड में उसको दिखाने के लिए MS पावर पॉइंट के द्वारा इसको सुनिश्चित किया जाता है। तो इसी को स्लाइड एस्कॉटर बोला जाता है इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। डैश को काम करते रहने के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। लगातार विद्युत आपूर्ति बने रहने के कारण जिसके अंदर भंडारित किए जाने वाले डाटे को याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। हालांकि यह एक अस्थिर मेमोरी होता है, जिसका अर्थ यह है कि एक विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर इसमें भंडारित सारा डाटा लुप्त हो जाता है। इसको क्या बोलेंगे, SRAM बोल देंगे। SRAM बोला जाता है ना, SRAM। उसको डाटा को क्या बोलते हैं, लुप्त हो जाना, उसको SRAM बोला जाता है, SRAM। चलिए मदरबोर्ड के जिस भाग में इनपुट और आउटपुट कार्ड लगे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट बोलते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट बोला जाता है। मदरबोर्ड के जिस भाग में इनपुट और आउटपुट कार्ड लगा रहता है उस भाग को एक्सपेंशन स्लॉट बोला जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में फ्लिप बोर्ड की सामग्री को पोस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड सर्किट का प्रयोग करेंगे, Ctrl+V का प्रयोग करेंगे। Ctrl+V का प्रयोग किस में करेंगे, तो MS वर्ड के फाइल को क्लिप बोर्ड को सामग्री को पोस्ट करने के लिए आपको कीबोर्ड सर्किट का प्रयोग करके Ctrl+C+V का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। वर्ड की किसी डॉक्यूमेंट में किसी परिविष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल त्वरित तरीका क्या है, तो फाइंड कमांड का प्रयोग करने। किसी डॉक्यूमेंट को या किसी शब्द का या मुहावरे को ढूंढने के लिए किसका त्वरित प्रयोग करेंगे, फाइंड कमांड का प्रयोग करेंगे। चलिए बात करते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, हाँ 21 नंबर देखेंगे। यही क्वेश्चन पूछा गया था। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हाल ही एक ही समय पर दो दिशाओं में कंप्यूटर के सारे डाटा भेजने के लिए कुछ डाटा संचार का प्रयोग होता है। फुल डुप्लेक्स बोला जाता है। ये तो हो चुका था। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे विविध क्वेश्चन है, ये काम का चीज़ है। चलिए वीडियो को आपको देखते रहना है दोस्तों। किस राज्य में प्रसिद्ध नोवाक लेवर है ना, नोवाक लेवर त्यौहार नोवाक लेवर त्यौहार मनाया जाता है। ये क्वेश्चन मिल रहा है। नोवाक लेवर त्यौहार कहाँ मनाता है, उड़ीसा में। नोवाक लेवर त्यौहार मनाया जाता है उड़ीसा में। देव घूमर, चकरी, गणगौर, चंग, कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है, तो आपको राजस्थान का। दो घूमर, चकरी, गणगौर, चंग, कालबेलिया ये कहाँ का नृत्य है भाई, लोकप्रिय नृत्य, ये आपको राजस्थान का नृत्य है। खाबो खबौन
शमा चकवा, विदेशिया, जाटजटी, पनवारिया, ये सब कहाँ का लोक नृत्य है? तो बिहार का। खाबो खाबो खबौन, सम्मा चकवा, विदेशिया, जाटजटिन, पनवारिया, ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो आपको बिहार का ये लोक नृत्य है। चलिए अब बात करते हैं आगे। दलखाई नृत्य, दलखाई नृत्य बहुत ही अच्छा है। किस प्रांत में? तो दलखाई। तो दाल खाई उड़ जाई, दाल खाई उड़ जाई तो उड़ीसा, दाल खाई उड़ीसा, दाल खाई उड़ीसाई, उड़ीसा है। हेमिस महोत्सव किस राज्य का है? तो हेमिस महोत्सव लद्दाख का। हेमिस लद्दाख, हेमिस लद्दाख है ना, हेमिस लद्दाख का है। रखदुमई, रखदुमनी, रखदुमनी, रखदुमनी और गोची महोत्सव, गोची महोत्सव, रखदुमनी, गोची महोत्सव, यह हिमाचल प्रदेश का में मनाया जाता है। रखदुमनी, रखदुमनी और गोची महोत्सव मनाया जाता है आपको हिमाचल प्रदेश में, याद रखें। रखदुमनी और गोची याद हो गया, हिमाचल प्रदेश में। हेमिस तो आपको लद्दाख तो हो ही गया। लख दलखाई, दलखाई तो क्या कर रही? उड़ जाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्राचय उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणुशिल्प, वेणुशिल्प का संबंध किस कला से है? तो बांस कला से है। वेणुशिल्प कला का संबंध जो है ये उपेंद्र महारथी का पुस्तक है वेणुशिल्प, ये किस कला से संबंधित है? तो बांस कला से संबंधित है। बाउल परंपरा, बाउल परंपरा से जुड़े लोग किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तब बाउल आपको पश्चिम बंगाल में। बाउल परंपरा जो है पश्चिम बंगाल के बाउल, पश्चिम बंगाल के मिथक गायकों का एक समूह है बाउल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1957 के ऑल इंडिया रेडियो AIR का नाम आकाशवाणी रख दिया गया। इससे पूर्व सर्वप्रथम किस रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी था? तो मैसूर का नाम था, बहुत इंपॉर्टेंट था। 1957 के ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया था। उसके पूर्व जो है सर्वप्रथम किस रेडियो का स्टेशन का नाम आकाशवाणी था, रखा गया था? तो मैसूर का नाम था आकाशवाणी। किस वर्ष जो है भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तित कर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया? 1936 में कर दिया गया। तो किस वर्ष जो है प्रसार सेवा का नाम परिवर्तन करके ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया? 1936 में कर दिया गया। और इस प्रकार से दोस्तों ये मई मंथ 2024 का आप सार संग्रह देख लेते हैं। सार संग्रह क्वेश्चन देख रहे थे। इस प्रकार 130 क्वेश्चन समाप्त होते हैं दोस्तों। थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो आपको अच्छा लगे होंगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देंगे, और आप चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी प्रकार आपको सेवा की भावना मिलती रहेगा और हमारे मोटिवेशन आप ही लोग हैं। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, अपना ध्यान रखेंगे।